So, a very good Sunday morning. Hello, Dr. Jyotik. How are you doing? Hi, I'm fine. How Hi. are you? I'm good too. Yes, and So I a think we'll Sunday wait morning where we for. decided to, start with this topic, which I think काफी सारे households ऐसे होंगे जहाँ पे PMS की वजह से औरतें तो परेशान होती हैं, पर उनके husbands, fathers, brothers वो लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि PMS ऐसी चीज है जो गायनेक से तो रिलेटेड है, पर उसमें काफी सारा साइकियाट्रिक एलिमेंट भी है। और आइडियली जब मैं अब्रॉड थी तो इसमें जॉइंट कंसल्टेशंस होते हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो नहीं है। सो वी गॉट दिस ग्रेट आइडिया कि व्हाई नॉट वी डू अ फेसबुक लाइव और आपको हम ऑनलाइन अपने साथ ले लें। नहीं, आपने बहुत ही अच्छी बात करी है, क्योंकि व्हाट आई फील, फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इट नॉट ओनली अफेक्ट्स अ फीमेल बट उसका पूरा फैमिली इसमें अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि ये वीडियो, ये लाइव डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो टॉपिक देख के ऐसा समझ रहे होंगे कि ये तो लेडीज़ के लिए है, फीमेल्स के लिए है। ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू ऑल द मेल्स इन द फैमिली। इफ़ यू हैव अ डॉटर, इफ़ यू हैव अ मदर, इफ़ यू हैव अ सिस्टर, आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे हमारे जो अपब्रिंगिंग की बात करें, अगर इंडियन कल्चर की बात करें, तो इसमें ना ही मेंस्ट्रुएशन के प्रति इतनी एजुकेशन है या अवेयरनेस है, और ना ही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस के प्रति इतनी जागरूकता है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन के जो 7 days 10 days का जो ड्यूरेशन रहता है, उसमें फीमेल हैज़ टू बेयर ऑल द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल थिंग्स, और उसके ऊपर ही सारा कुछ बर्डन डाल दिया जाता है कि आपका जो मासिक है वो आपको ही डील करना है, एंड नो वन एल्स इज कंसर्न, बिकॉज देन देयर इज अ ब्लेमिंग एंड एवरीथिंग। सो वही हम इसके बारे में बात करूंगा, पर लेट अस आई थिंक हम स्टार्ट कर देते हैं। ऑलरेडी 10:30 होने आए हैं। तो good morning friends, and we welcome you all on this first live, which is a joint live on this Facebook platform. And let me introduce डॉक्टर मिताली वसावड़ा। वो मेरे सीनियर भी है, एंड डॉक्टर मिताली वसावड़ा इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन. शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग मोर देन अ डिकेड फ्रॉम नाउ, ऑलमोस्ट 10 साल हुए हैं. And not only in India, but she has been working across the globe, right from UK to Qatar to USA, and other countries also. And regarding her interest in not only gynecology but also regarding the awareness activities, कि लोगों तक पहुंचना और उनकी जो डे टू डे बातें रहती हैं उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना, वो भी उनका एक इंटरेस्ट है. और उनका वन ऑफ हर मैनी अचीवमेंट्स इंक्लूड बीइंग अ मेंबर ऑफ अ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट at London from the president, Mr. David Richmond, in 2013. So let us welcome our speaker, Dr. Mitali Vasavda, and I think she will just introduce what is a PMS, and she'll talk ahead, and हम लोग इसका डिस्कशन करते रहेंगे. बीच में अगर जो लोग भी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका हम लोग अभिवादन करते हैं, और वी आर इनवाइटिंग कमेंट्स. आप इस कमेंट सेक्शन में हमको काफ़ी सारे सवाल भी पूछ सकते हैं, तो हम लाइव डिस्कशन कर पाएंगे. ओवर टू डॉक्टर मिताली बेन. All right, thank you so much for a very generous introduction. मैं यही बोलना चाहूँगी कि one of the most active और very very एक साइकेट्रिस्ट तो आप हैं ही, पर साइकेट्री में सिर्फ पढ़ाई या एकेडमिक नहीं होता है, बट एक पेशेंट को कंफर्टेबल करने का जो स्किल है वो आई थिंक डॉक्टर ज्योतिक में बहुत है. ही इज 9+ years एक्सपीरियंस इन साइकियाट्री एंड साइकोथेरेपी. और जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द ग्रेट डिग्रीज एंड एजुकेशन जो उन्होंने अमास किया है अब तक, वो बहुत अपना एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस प्राइवेटली भी रन कर रहे हैं अहमदाबाद में. और आई नो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अगेन काफ़ी सारी चीज़ों में लोग जाना नहीं पसंद करते हैं. मे बी साइकियाट्री इज वन ऑफ इट.
बट आई थिंक सर ऑल्सो ऑफर्स ऑनलाइन कंसल्टेशंस, और आपकी कुछ कुछ समस्याएं जो हैं वो ऑनलाइन भी वो सॉल्व करते हैं. काउंसलिंग भी काफ़ी हद तक आई थिंक ऑनलाइन हो सकती है. सो आई थिंक डोंट इग्नोर, आपके पास इतने अच्छे साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं, एंड टुडे ही इज़ वेरी काइंडली एग्रीड टू also throw some light on women's health related psychiatry. But I think his areas of interest again are de-addiction, behavioral problems in children and adults. I think आप even schizophrenia वो लीग में भी आप ट्रीट करते हैं. डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारे भी पेशेंट्स आप देखते हैं. और मेडिकेशन विथ CBT एंड साइकोथेरेपी आपके फोर्टे हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे कॉमन भी रहे हैं, तो उनसे भी मुझे आपके बहुत बढ़िया रिव्यूज़ मिले हैं. सो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योतिक टू बी विथ अस टुडे. फॉर ऑल द विमेन जो वेट कर रहे हैं अपने लिए, मैं सिर्फ थोड़ा एक शुरुआत करूंगी कि एक तो PMS जो है, हमने टॉपिक इसीलिए ये रखा है कि इट्स जस्ट PMS, यू नो. तो काफ़ी बार हम ये चीज़ बोल के चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. हमारे जो फैमिली में मेन होते हैं, हमारे लाइफ में जो मेन होते हैं, वो भी काफ़ी बार आपको यही बोल के ब्रश ऑफ कर देते हैं, अरे इट्स जस्ट PMS यार, अरे पीरियड्स हर किसी को आता है, तुमको ही क्या इसमें इतनी मुश्किल होती है. और विमेन भी हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमेशा ब्रश अवे करते हैं, अंडर द कार्पेट डाल देते हैं कि यार इट्स नथिंग इम्पॉर्टेंट. बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 90% विमेन जो हैं वो PMS से अपने लाइफ में कभी ना कभी जूझती है, उससे परेशान होती है, उसकी वजह से काम पे नहीं जा पाती है, उसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम होती है. तो ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, ये एज ग्रुप जो है जिसमें PMS होता है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के विमेन में होता है. नॉर्मली टीनेज या लेट टीन्स में ये शुरू होता है, और जो सीवियर PMS के केसेस है वो नॉर्मली हम देखते हैं अराउंड 40 इयर्स की एज के आसपास. अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि उस समय जो है सारी जिम्मेदारी लेडी पे होती है, घर की, बच्चों की, ऑफिस की. ऑफिस में भी वो नॉर्मली 40 तक रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस में होती है, तो वर्क का भी उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है. और उस समय आई थिंक इट ओवरलैप्स विद द पेरीमेनोपॉज पीरियड ऑल्सो. तो ये सब चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देखते हैं तो ये पता लगता है कि ये जो समय है उसमें PMS काफ़ी सीवियर होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी समय उनको केयर की भी ज़रूरत होती है. और PMS के जो हम अगर सिम्टम्स देखते हैं तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं कि वो कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए कभी कभी वो डायग्नोस करने में दिक्कत आती है. फॉर एग्जाम्पल, इसके हम मोटे मोटे देखें तो अफेक्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसका मतलब कि साइकियाट्री या सर के साइड के सिम्टम्स. और दूसरा होता है सोमैटिक. जो सोमैटिक है, जो शारीरिक सिम्टम्स है उसके, वो नॉर्मली होते हैं ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, पेट फूला फूला सा लगना, थोड़ा खाने पे ऐसा लगना कि बस अब खा नहीं सकते हैं, क्रेविंग्स होने, कुछ एक पर्टिकुलर विशेष प्रकार की खाने, जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जाज हो गए या चॉकलेट स्वीट्स हो गए. नॉर्मली देखा जाता है चॉकलेट के काफ़ी क्रेविंग्स होते हैं. हेडेक्स होने. तो जब स्पेशली मेन और हस्बैंड्स को या बॉयफ्रेंड्स को मेरी ये अपील है कि लेडी जब बोले कि भाई हेडेक है तो वो PMS का हेडेक हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज समथिंग एल्स, शी इज नॉट मेकिंग इट अप, तो बिलीव देम. दूसरा है हाथों पैरों में कभी कभी सूजन आ जाती है, कभी नौशिया जैसी भी फीलिंग्स रहती है, वॉमिट हो जाएगा ऐसा लगता है. सेकेंड हाफ ऑफ पीरियड्स के पीरियड्स हो गए उसके 10-15 दिन बाद ये शुरू होता है नॉर्मली. और उसमें इवन आप अपने वेइंग स्केल पे देखेंगे तो कभी कभी वजन भी बढ़ा हुआ आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है. तो ये सारी कंप्लेंट्स के साथ काफ़ी बार महिलाएं आती हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये शायद PMS हो सकता है. इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, घर में कलेश हो जाए या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा गुस्सी हो जाए हस्बैंड वाइफ में, तो ये सारी भी काफ़ी बार हमको पेशेंट्स इस कंप्लेंट से भी आते हैं. और उसके लिए मैं हमेशा आपको कंसल्ट करना चाहूँगी, तो आप इफेक्टिव पोर्शन पे थोड़ा सा लाइट थ्रो कर दीजिए. डॉक्टर मिताली, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया. पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वो करीब करीब 80% महिलाओं को रहता है, पर PMDD यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर वो सिर्फ 6 से 8% महिला को ही रहता है. Correct. अभी इसमें डिफरेंस क्या है कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर जो है, इट इज़ अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर मतलब वो आपके कामकाज पे, आपके रिलेशनशिप पे, आपके रूटीन पे और पर्सनल लाइफ पे वो सिम्टम्स आपको अफेक्ट कर जाते हैं.
आमतौर से ये सिम्टम्स की शुरुआत कब होती है, तो जो मासिक के जो 4 या 5 दिन या 6 दिन रहते हैं उसके करीब करीब 1 हफ्ते पहले, मासिक के दौरान भी ये सिम्टम रहते हैं और मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाने तक ये सिम्टम धीमे धीमे करके वो बंद हो जाते हैं। और मेंस्ट्रुएशन फ्री डेज में ये सिम्टम्स काफ़ी मिनिमल रहते हैं। तो ये पीएमडीडी जो है, जैसे डॉक्टर मिताली बहन ने बताया कि उसमें अफेक्टिव सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने गौर किया होगा, काफ़ी महिलाओं में, हमारे घर में भी गौर किया होगा कि इन 4-5 दिनों के इर्द गिर्द के जो दिन रहते हैं उसमें इरिटेशन रहना, बिना वजह गुस्सा हो जाना, या तो मूड स्विंग होना। कभी मूड काफ़ी खुश रहता है, कभी काफ़ी उदास हो जाता है, कभी काफ़ी घबराहट हो जाती है, या तो इंटरपर्सनल रिजेक्शन फीलिंग रहना। इंटरपर्सनल रिजेक्शन फीलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इंटरपर्सनल रिजेक्शन फीलिंग मतलब क्या, कि अगर कोई व्यक्ति को पीएमएस के सिम्टम्स हैं तो वो सामने वाली व्यक्ति की कोई भी बात में अग्री नहीं करेगा, वही सारी सारी बातों में वो नेगेटिविटी ही ढूंढता रहेगा, या फिर जो भी उसके फेवर की बात है या जो भी उसके पॉजिटिव बात है उसको भी वो नेगेटिवली लेना शुरू कर देता है। और इसी वजह से क्या होता है कि कई बार हस्बैंड वाइफ में, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, या फिर जो मेल फीमेल रिलेशनशिप के जो सारे पहलू हैं उसमें इसमें तनाव आने की काफ़ी गुंजाइश रहती है। और इस तनाव का कारण कई बार लोग सिचुएशन पे डाल देते हैं कि हमारी सिचुएशन ऐसी हुई वैसी हुई, तो पीपल आर वेरी मच थिंकिंग अबाउट सिचुएशन एंड बीटिंग अराउंड द बुश। वो लोग पीएमएस को ध्यान में लेके कई बार डिस्कशन नहीं करते हैं। और जैसे हमारा टॉपिक है, इट्स नॉट जस्ट पीएमएस, यानी अगर आप इसको इग्नोर करते रहते हैं तो क्या होता है कि फ्रैंक साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, डिस्फोरिया मतलब लंबे समय तक मूड में बदलाव ही रहता है, यानी मूड चीयरफुल ही नहीं रहता है, आप खुशी नहीं रह पाते हैं, या तो इरिटेबल रहते हैं, या तो दुखी रहते हैं, या तो हताश रहते हैं। तो डिस्फोरिक डिसऑर्डर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ नॉट ओनली मूड सिम्टम्स पर बिहेवियरल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। बिहेवियरल सिम्टम्स मतलब क्या होता है कि काफ़ी औरतें रहती उनको इन पीएमएस के ड्यूरेशन में रेस्टलेसनेस हो जाती है, कि हर काम की हड़बड़ी रहना, अंदर से अपनी बात कहते रहने की एक अंदर से हड़बड़ी, एक रेस्टलेसनेस, एक घबराहट रहना, या फिर अपनी बात जब तक खत्म ना हो जाए तब तक वो बात बोलते ही जाते हो। इसी वजह से सामने वाले इंसान को ये लगता है कि ये गुस्से में ही रह रहे हैं। तो एक बिहेवियरल सिम्टम भी ये रहता है। तीसरा इसका कॉग्निटिव सिम्टम रहता है। कॉग्निटिव सिम्टम मतलब क्या, कि जो रूटीन वर्क है या हमारा ऑफिस है या जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें कंसंट्रेशन का अभाव रह जाता है। पीपल बिकम वेरी मच इनअटेंटिव टुवर्ड्स डे टू डे एक्टिविटीज, टुवर्ड्स मल्टीपल टास्क एंड टू अदर पीपल, अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। और इसकी वजह से कई बार टेम्पररी मेमोरी लॉस के चांसेस भी आम तरीके से हम देखे जाते हैं। तो ये सारी जो साइकोलॉजिकल बातें हैं, मैं डॉक्टर मिताली बहन से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे 80-90% महिलाओं को ये होता है, तो इसका कारण आमतौर से फिजिकल कारण क्या होता है, ये आप अनुभव से बता सकते हैं प्लीज। राइट तो अब पीएमएस एक ऐसी चीज है कि ये बहुत ही, एक तो जैसे मैंने बोला इफेक्टिव और सोमैटिक इसमें मिक्स होता है, तो काफी बार वो अटेंशन में नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। कई बार जैसे आपने कहा कि वो फैमिली में प्रॉब्लम है या हस्बैंड वाइफ में इश्यूज के कुछ और रीजंस पैदा कर देता है और इस इश्यू से अपना ध्यान हट जाता है। पर अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पीएमएस का ऐसा कोई एक पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट या कोई एक कॉज नहीं है शरीर में, बट ऐसा पाया जाता है कि क्योंकि ये सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में होता है, जिसका मतलब है कि पीरियड्स के 13वें 14वें दिन के बाद क्योंकि ये शुरू होता है, तो हम जो रिसर्च है वो ऐसा बताती है कि तब जो हार्मोन्स के लेवल्स हैं वो नीचे जाते हैं। जो स्त्री के हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो नीचे जाते हैं, उसके स्तर घटते हैं, और उसी इंटरैक्शन ब्रेन के जो हार्मोन्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उसके ऊपर उसका भी असर पड़ता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स से इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है, इसीलिए जो फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स है, सेरोटोनिन है और बाकी के आपके जो फील गुड वाले हार्मोन्स है वो, और डिप्रेशन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उसमें एक सॉर्ट ऑफ एन इम्बैलेंस आता है। और
कई स्कूल्स ऑफ थॉट ये भी हैं कि उसी की वजह से ये जो सोमैटिक सिम्टम्स है, जिसको हम आमतौर पे साइकोसोमैटिक बोलते हैं, कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स और परसीव्ड एलिमेंट्स, ये सारा एक बहुत ही इंटरमिंगलिंग काइंड ऑफ सिंड्रोम बन जाता है। अब जैसे आपने कहा कि ये सीवियर होता है अराउंड, हाँ हाँ, काफी पेशेंट को ये क्वेश्चन रहते हैं कि क्या ये हार्मोनल चेंजेस नॉर्मल है, ये उसके बारे में आप बताओ कि ये नॉर्मल है कि इसमें एब्नॉर्मलिटी होती है। क्योंकि अगर आप जेनेटिक, मैं हमेशा मूल पे जाना पसंद करती हूँ, तो अगर आप जेनेटिक बेसिस देखेंगे तो सारे क्रीचर्स, दुनिया के सारे क्रीचर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कोड अगर किसी का है तो वो ह्यूमन फीमेल का है। हमारे अंदर जो 2 एक्स क्रोमोसोम, आई रियली पिटी यू ऑल यू गाइज आउट देयर कि आप लोग इतने कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स के साथ रह रहे हैं। उसके बहुत फायदे भी हैं, बट यस, क्योंकि उसमें जो इंजन जितना कॉम्प्लेक्स है उसके उतने फायदे भी हैं, पर उतना उसको हैंडल विद केयर भी करना पड़ता है। तो अगर आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज के इंजन देखो, जर्मन इंजन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर उसको संभालना भी उतना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी कार ब्रांड, बट आप देखेंगे तो क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्सिटीज हैं तो उसको उतना आपको सेंसिटिवली हैंडल भी करना पड़ता है। आप जितना प्यार से हैंडल करोगे, जितना समझ के हैंडल करोगे, एंड दैट गोज फॉर द वुमेन देमसेल्व्स, आप अपने आप को जितना प्यार से और समझोगे अपने आप को और अपने बॉडीज को, उतना ही आप भी हैप्पी रहोगे। आप हैप्पी हो तो ऑब्वियसली घर में सब भी हैप्पी रहेंगे। इसमें एक चीज है, कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये वर्सन हो जाते हैं पीएमएस के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एस्थमेटिक हैं तो ऐसा देखा जाता है कि पीएमएस का जो सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल है उसमें शायद एग्रेवेट हो जाए तो आपको एस्थमेटिक की दवाइयां शायद ज्यादा लेनी पड़े, आपको अटैक ज्यादा आए। अगर आपको सीजर्स की बीमारी है, या जो गुजरात में बोलते हैं खेच आवे, तो वो अगर दिक्कत है तो वो भी कभी कभार बढ़ जाती है। मोस्ट कॉमनली सीन 2 चीजें जो बढ़ जाती है वो होती है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी मूल रूप से आपको वो है तो पीएमएस के दौरान वो बढ़ जाता है। और दूसरी बात है माइग्रेन्स, क्योंकि इसमें हेडेक्स भी एग्रेवेट होते हैं। आपने बहुत अच्छी, हाँ जी, हाँ प्लीज या सो मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स आप इसको अपने आप ही हैंडल कर सकते हो। हम आगे देखेंगे कि कैसे, पर कुछ जब सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, अगर ये बहुत परसिस्टेंटली रहने लगते हैं, आई थिंक दैट्स व्हेन आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट या डॉक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। देखो, आपने काफी अच्छी तरीके से बताया। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिक फेनोमिना, यानी कि शारीरिक जो नॉर्मल हमारा शरीर उन मासिक के दिनों में जो उसका रिस्पॉन्स आता है उसके ही सारे ये सिम्टम्स हैं। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो जेंट्स होते हैं, जो घर के मेल्स होते हैं या शायद कलीग्स भी होते हैं, वो फीमेल पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, आप हैंडल करो, बराबर। दिस इज अ डिस हाँ हाँ, उसके काफ़ी धार्मिक और सोशियो कल्चरल भी थोड़े इसके पर्सपेक्टिव है, पर उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे। मेन बात ये है कि जिस तरीके से शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि HB होना जरूरी है, उसी हिसाब से ब्रेन में सीरोटोनिन का लेवल नॉर्मल होना जरूरी है। क्यों ऐसी बात मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब जब ये प्री मेंस्ट्रुएशन के टाइम, मासिक के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में बदलाव रहते हैं, तो उसी टाइम सीरोटोनिन के लेवल गिर जाते हैं। और सीरोटोनिन इज नोन एज अ हैप्पी केमिकल। हमारे ब्रेन में अगर ये हैप्पी केमिकल सही मात्रा में चलता रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, शायद बीच में आवाज़ में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्लीज़ बेयर विथ अस एंड लिसन टू अस केयरफुली। पर इसमें जो ये रहता है कि सीरोटोनिन भी काफ़ी ज़रूरी है। और जिस तरह डिप्रेशन एग्रेवेट होता है, तो इसमें वल्नरेबिलिटी, किन महिलाओं को ये PMS या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं में डिसऑर्डर होता है। ये ऐसी महिला है जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ PMS है, जैसे कि आपके मदर है, आपके दादी है, आपके नानी है, जिनको PMS की शिकायत रहती है, तो आप में भी प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरा, अगर आपका स्वभाव, आपका पर्सनालिटी ओवर सेंसिटिव या ओवर थिंकिंग या ओवर इमोशनल आप हैं अगर पर्सनालिटी स्वभाव से, तो आप में PMS के सिम्टम काफ़ी फ्लेयर अप होकर डिसऑर्डर में परिवर्तित होते हैं। तीसरी चीज़, आपका सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट सिस्टम वीक है, आपका क्लोज रिलेटिव कोई आपके पास नहीं रहता है,
तो दैट मीन्स कि इस दौरान इन इन जो 15-20 दिनों में आपको काफ़ी दिक्कतें होने की समस्याएं हो जाती हैं। और चौथी चीज़, अगर आपको पहले से ही कोई मानसिक बीमारी है, पहले से ही कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, जैसे डिप्रेशन है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी है, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, ये सारे डिसऑर्डर भी पीएमएस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो अगर ये डिसऑर्डर्स आपको हैं तो आपको पीएमएस के सिम्टम्स काफ़ी आपको परेशान करते रहेंगे। तो डॉक्टर, मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग ये भी पहले भी ओपीडी में भी काफ़ी पूछ चुके हैं कि इसको आइडेंटिफाई अगर करना है तो जैसे ही सिम्टम्स से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पर एज अ पर्सन अगर व्यक्ति को ये चीज़ है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट को क्या बताए, क्या सिम्टम की शिकायत करे, या फिर वो अपने आप इसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं? फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट आप उनको थोड़ा एडवाइस दे सकते हैं प्लीज। राइट, सो एज आई सेड कि क्योंकि ये जो सिम्टम्स है वो मिक्स ऑफ सिम्टम्स है, तो कुछ महिलाओं को सिर्फ ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है, माइल्ड मूड चेंजेस रहते हैं, किसी को स्वेलिंग या नॉशिया, डिपेंडिंग ऑन कितने सीवियर सिम्टम्स हैं और क्या प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा जो कर्तव्य है जब वो डॉक्टर के पास आते हैं, तो हमारा कोई भी रोग हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ड्यूटी होता है कि टू रूल आउट द ग्रेव डायग्नोसिस। इसका मतलब ये है कि अगर वो पीएमएस की जैसे शिकायत लेके आए हैं, तो ऐसे ही जो दूसरे डिजीजेस हैं जो इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पेरीमेनोपॉजल हैं तभी भी ऐसी शिकायतें लेके आप आ सकते हो। सो वी हैव टू रूल आउट वेदर आप पेरीमेनोपॉजल हो या पीएमएस कर रहे हो। दूसरी चीज होती है एक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम होता है, जो भी एक बहुत ही साइकियाट्रिक और साइकोसोमैटिक काइंड ऑफ डिजीज होता है। तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, टायर्डनेस, लिथार्जी, इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस और फिजिकल उसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी बार ओवरलुक होती है, वो होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अगर आपकी थायराइड की मात्रा में कुछ कमी है या कुछ डिस्टर्बेंस है, कभी कभी थायराइड के एंटीबॉडीज आ जाते हैं, ऑटो इम्यून स्वेलिंग हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि क्योंकि पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, कभी कभार थायराइड की दिक्कत हो सकती है। कभी व्हाट वी कॉल एज एन इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं। ये सारी जो बाकी की चीजें हैं, इनको सबसे पहले तो रूल आउट करना बहुत जरूरी है। और जब लगे कि और कुछ नहीं है, तब इट्स अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। और इसके कोई टेस्ट नहीं होते हैं कि ये टेस्ट कर लिया, ब्लड टेस्ट ये वाला किया तो पीएमएस है या तो नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। तो इंपॉर्टेंटली क्लिनिकल डायग्नोसिस तो डॉक्टर डायग्नोस कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। तो अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि ये सारे ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, या विटामिन डेफिशिएंसीज कभी कभार प्रेजेंट करती है, लेट्स से B12 है या D3 डेफिशिएंसी से भी कभी कभार हम देखते हैं कि ये सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं, तो एक बार ये सारा रूल आउट हो जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये पीएमएस को हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। तब फिर हमको उसकी सिवियरिटी वाइज ट्रीटमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल हेडेक्स हैं और सिर्फ पीरियड के 2-4 दिन पहले एग्रेवेट होते हैं, तो हम उसको सिंपली पेन किलर से ट्रीट कर सकते हैं। पर सपोज देयर हैव बीन एपिसोड्स जहाँ पे विमेन ऑलमोस्ट साइकोटिक हो जाते हैं अराउंड द टाइम ऑफ देयर पीरियड, जिसको हम एक आई थिंक साइकियाट्रिक एक रेज भी बोलते हैं। कभी कभार इतने गुस्से में वो चले जाते हैं कि मर्डर तक चले जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ महिलाएं होती है, कुछ होती हैं वो कंप्लीटली इतना सारा उसमें जो इफेक्टिव एलिमेंट होता है कि इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइडल ख्याल आते हैं, सुसाइड करने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसी जब सीवियर कंडीशन होती है, तब ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ सीबीटी करना पड़ता है। पर कुछ केसेस में दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि इसका कारण है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, स्पेशली जो साइकिल्स ओव्यूलेटरी होती है, जिस साइकिल में एग रिलीज होता है, कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में एग रिलीज होता है, कुछ में नहीं होता है। तो जो नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल्स है, उसमें देखा जाता है कि पीएमएस की शिकायत नहीं रहती है। इसीलिए फर्टाइल फीमेल्स जो ओव्यूलेट कर रही है, उसकी साइकिल्स ओव्यूलेटरी हैं, उनको ये दिक्कत ज्यादा रहती है। तो कभी कभार हमारा ट्रीटमेंट का जो आधार हो जाता है वो ये होता है कि ओव्यूलेशन को हम सप्रेस कर दें। इसीलिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिससे ओव्यूलेशन सप्रेस हो सकता है, वो हम कभी कभी प्रिस्क्राइब करते हैं। वर्स्ट केसेस में जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सुसाइड तक बात पहुंच जाती है, तो हमको कभी कभी गर्भाशय और अंडे की थैलियां या ओवरीज निकालने तक की भी एडवाइस देनी पड़ती है अगर मेनोपॉज बहुत दूर है। अच्छी बात यह है कि जैसे मेनोपॉज आ जाता है, हार्मोन सारे बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मली पीएमएस की शिकायत कम हो जाती है। पर उस केस में फिर
मेनोपॉज वाले प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल शुरू हो जाते हैं. सो इसकी सीबीटी वाइज ट्रीटमेंट अगर हम जल्द ही शुरू कर दें तो आई थिंक लाइफ टाइम आपको उससे रिलीफ और ईज मिल जाती है. जहाँ तक मैं जान पाया हूँ ये जो हमारी डिस्कशन से कि इसमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में मन और शरीर, बॉडी और माइंड का काफ़ी तालमेल रहना बहुत ज़रूरी है. और इसीलिए जैसे आपने बताया कि जैसे फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में आपने बताया, हम सबसे पहली चीज़ इसमें ये आती है कि आप अपने डॉक्टर को ऑनेस्टली अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं. कई बार फीमेल्स और मेल्स वो ये हिस्ट्री नहीं बताते हैं. इसकी वजह ये है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि ये पीएमएस की वजह से हो सकता है. तो अगर कोई मेल ये लाइव वीडियो सुन रहे हैं और उनके घर में फीमेल है कि जो इन दिनों के दौरान काफ़ी इरिटेबल रह रहे हैं या रोते धोते रहते हैं या वर्क में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी है. कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको जो करंट प्रॉब्लम होती है उसकी हम हिस्ट्री दे के आ जाते हैं, उसके बारे में हम शिकायत करके आ जाते हैं. आई थिंक वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है. लेट अस वेट फॉर डॉक्टर मिताली टू. यस. तो कई बार हम हिस्ट्री इसके बारे में नहीं देते हैं. हम लोग हिस्ट्री इसके बारे में देते हैं कि अभी हमको क्या शिकायत हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट करो तो अच्छा हो जाए. करेक्ट. तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एनी फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज राइट फ्रॉम 20 टिल द एज ऑफ 45 कि आपकी हिस्ट्री देना बहुत ज़रूरी. एक चीज़ ये. दूसरा, अगर मानसिक तौर से इसको देखने जाएं, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, अगर हम खुद की मदद कैसे कर पाएँ इन दिनों में या ऐसे मामलों में, तो पहली चीज़ ये है कि इसमें हमारे मन को जानना बहुत ज़रूरी है. इसमें एक स्ट्रेटेजी आता है मैपिंग योर मूड स्विंग्स, कि आपको अपना मूड स्विंग किन दिनों में ज़्यादा आता है, किन दिनों में कम हो जाता है, उसको मैप करना या नोट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि मन की बातों के प्रति इतनी अवेयरनेस नहीं होती. हमारे जैसे फीमेल्स में अगर ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाए, सूजन आ जाए या कॉस्मेटिकली कोई प्रॉब्लम बॉडी में चले तो हम तुरंत जाएंगे डॉक्टर के पास. बट वी विल नेवर बी गोइंग टू अ डॉक्टर कि मुझे मूड स्विंग हो रहा है, उसका कुछ करो आप. बात ये है कि अगर मूड स्विंग रहते हैं, ये सारी चीज़ रहते हैं, तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर इसमें हो सकता है. तो मैपिंग योर मूड, कि हर दिन का मूड उसको मैप करना ज़रूरी है. एक चीज़ ये है. दूसरा कि पीएमएस के सिम्टम की इंटेंसिटी कम करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. अभी कुछ लोगों को ऐसा होगा कि एक्सरसाइज मतलब अभी जिम में जाना है या कहीं कुछ हैवी. नहीं, ऐसी बात नहीं है. सिंपल वॉकिंग फॉर 15 to 20 मिनट्स अ डे आपके जो हार्मोन्स है उसको वो कंट्रोल में रख पाएंगे. तीसरी चीज़ है, जैसे काफ़ी टेक्निक्स भी अभी आ रहे हैं, जैसे बारे में चर्चा करेंगे. यस. हाँ, तो इसमें जो सीबीटी है, सीबीटी मतलब क्या? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. अभी काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब काउंसलिंग. इट इज़ नॉट अ काउंसलिंग. काउंसलिंग तो आपको कोई भी एक्सपर्ट दे सकता है. कोई भी आपको इंसान जिसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है वो आपको काउंसलिंग दे सकता है. लेकिन सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि कॉग्निशन यानी कि विचार, और इमोशंस यानी कि फीलिंग्स, बिहेवियर यानी आपके डे टू डे के बर्ताव या वर्तन, और उसके रिलेटेड इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन को ये हम सेशन बाय सेशन ये पीएमएस के बारे में बातचीत करते हैं. और इसकी स्पेसिफिक टेक्निक है और ये साइकियाट्रिक एक्सपर्ट के पास ही होता है, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट या तो साइकोथेरेपिस्ट या तो किसी ने सीबीटी में ट्रेनिंग ली होती है. तो इसके साथ और एक भी चीज़ आती है जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. तो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि उसमें हमारे बॉडी के सेंसेशन को, हमारे बॉडी को समझना, और वही सेंसेशन को समझ के उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करना, समझ के, यानी कि हमको जो पीड़ा हो रही है, हमको जो इमोशंस हो रहे हैं,
वो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ की वजह से हो रहे हैं, वो कोई मानसिक रोग नहीं है, वो दूसरी किसी सिचुएशन की वजह से नहीं है, वो किसी व्यक्ति के बर्ताव के पर निर्भर नहीं है, वो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। और इसी माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के डिफरेंट सेशन के साथ भी हम ये पीएमएस के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ ये भी आती है जिसको हम बोलते हैं बॉडी स्कैन मेडिटेशन। आप इंटरनेट पे भी इसको सर्च करते हैं, इट इज़ अ 3 to 5 मिनट प्रोसेस जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे फोकसिंग आता है, उसके अवेयरनेस की बात आती है और एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन आता है। तो ये 3 से 5 मिनट की ये बॉडी स्कैन मेडिटेशन से भी इंडिविजुअली वी कैन हेल्प अवर सेल्स। तो एक चीज़ इसके साथ और भी जुड़ी हुई है डॉक्टर मिताली बहन की, काफ़ी लोग जैसे ये फर्टाइल एज ग्रुप में होता है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है, तो फैमिली प्लानिंग यानी कि प्रेगनेंसी पर इसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बता पाए तो प्लीज़। राइट तो सी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपने जो बात की कि स्ट्रेस, क्योंकि काफी हद तक देखा जाता है कि पीएमएस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो योगा, मेडिटेशन, आपने जो रिलैक्सेशन थेरेपी बोला वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके ट्रीटमेंट का। कभी कभी हमको लगता है कि दवाइयां देते हैं डॉक्टर तो वो ही हम ध्यान से दवाई जरूर ले लेते हैं, पर जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं, नॉर्मली पेशेंट्स उसको मतलब ठीक है अभी हाँ डॉक्टर तो बोलते रहते हैं, उस एंगल से ले लेते हैं। पर मैं हमेशा ये स्ट्रेस करती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का, आपके प्रॉब्लम के लिए। दूसरी एक बात जो आपने पीएमएस के सिम्टम की डायरी बोला, आई थिंक ऑनलाइन भी काफी ऐसे एप्स हैं जिसको यस पीएमएस ट्रैकिंग एप्स बोलते हैं। तो उसमें आप आपका डे टू डे सिम्टम्स और ये सारा डाल सकते हो, उधर से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। काफी सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं पीएमएस के लिए जिसमें आपके जैसी ही पीड़ित जो और महिलाएं हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। अगर हम नॉन मीडिएटेड इश्यूज की बात करें तो काफी सारी चीजें हैं जो आप डाइट में अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ज्यादा सॉल्ट अगर कट डाउन कर सकते हो या लेस सॉल्ट वाला खाना ले सकते हो। कैफीन या कॉफी अगर आप बहुत ज्यादा पी रहे हो तो थोड़ी सी कम कर दीजिए। जब आपको ये सिम्टम्स आने शुरू होते हैं तब की बात है, रूटीनली यू कैन टेक व्हाट यू लाइक। अगर आप अल्कोहल लेते हो या आप स्मोकर हो तब भी इन चीजों को थोड़ा कट डाउन करना बहुत जरूरी बन जाता है। शुगर आई अगर थिंक आप थोड़ा एक्सेस ले रहे हो, नेटवर्क अगर का आपका इश्यू है, प्लीज बेयर विथ अस। सो अगर आपको स्वीट टूथ है तो वो कर देते हो। तो इन सारी चीजों से भी काफी हद तक आप आपके सिम्टम्स को खुद ही मॉड्यूलेट कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो खाने से बेहतर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल नट्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ब्राजील नट्स है, आलमंड्स है। अगर आप अंडे खाते हो तो एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे चीज है, मिल्क है, कर्ड है। अगेन कर्ड और छाछ, लस्सी, ये सारी चीजों में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन और जो बॉवेल रिलेटेड सिम्टम्स है उसमें इसका डबल ही आपको फायदा मिलता है। कैल्शियम और विटामिन D3 मिलता है, अगेन दैट वुड हेल्प यू आउट। और फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सारी जो चीजें अगर हम डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दें और कट आउट ऑन द अदर प्रोसेस्ड फूड, दैट कैन ऑल्सो गिव यू अ वेरी गुड बेनिफिट। या डॉक्टर ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डज इट अफेक्ट अ प्रेगनेंसी? अगर कोई या कंसीव करता है, योर पर्सन इज हैविंग अ पीएमएस, एंड हाउ डज इट अफेक्ट द प्रेगनेंसी और हाउ डज इट अफेक्ट अ फीटल ग्रोथ प्लीज, उसके बाद में मेरा वेल एंड नाउ नोट पीएमएस, विल। जैसे मैंने बोला कि ये तब रहता है जब आपके हार्मोन के साइकिल्स चलते रहते हैं। थैंकफुली जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगर आप आपके बिहेवियरल सिम्टम्स और वो सारों को कंट्रोल कर पाते हैं और सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो पीएमएस एज सच प्रेगनेंसी में कोई अवरोध नहीं बनता है। तो प्रेगनेंसी रहने या नहीं रहने में नॉर्मली पीएमएस का योगदान नहीं होता है। फिजिकली की बात कर रही हूँ मैं। और एक बार आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो जो साइक्लिक चेंजेस हैं मंथली वो नॉर्मली रुक जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी दौरान ये सिम्टम्स नॉर्मली रिलीव हो जाते हैं। पर ये जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन की या पोस्टमार्टम ब्लूज हम जिसको बोलते हैं, डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन आता है, एंजाइटी, इन सब चीजों से थोड़े से ज्यादा एट रिस्क हो जाते हैं। हाँ बस ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड डिस्कशन। मैं इसको थोड़ा आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव कंसिडर कंसिडरेबल टाइम, हमने काफ़ी इसके बारे में सारे पहलू हमने देखे हैं। तो मैं इसको अभी एक लास्ट ब्रीफ नोट पे इसको मैं एंड करना चाहूँगा कि
साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना जरूरी है? जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। काफ़ी महिलाएं हैं वो पीएमएस के सिम्टम को एंटीसिपेट करती रहती है, जैसे मेरे मासिक आएंगे, मेरे पीरियड्स आएंगे तो वापिस मैं इरिटेबल हो जाऊंगी। तो ऐसी एंटीसिपेटरी विचार भी लोगों को आते रहते हैं। या फिर सिम्टम्स आपके कंट्रोल के बाहर चले जाएं तो आपको साइकियाट्रिस्ट को मिलना अत्यंत आवश्यक रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेसफुल अगर प्रेगनेंसी रहे, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल रहे, तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। तो इसका लॉन्ग टर्म, कई बार हाइपरटेंशन और जैसे मैडम ने बताया कि थायराइड की भी बातें रहती हैं, वो इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये काफ़ी हमने इसके सारे पहलू के बारे में डिस्कशन किया है। ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो महिलाएं हैं, जो मदर्स हैं, या जो सासू माँ हैं, या जो भी वडील, दे आर अबिट रिस्पेक्टिव एज ग्रुप, वो अपने यंग फीमेल्स को इसके बारे में एडुकेट करें, क्योंकि ये एडुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो वडील होते हैं, मैंने देखा हुआ है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि ये 10 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे, और इसके साथ साथ मेल्स भी काफ़ी इग्नोर करते हैं। तो आप पीएमएस को जानिए। दूसरे जो फीमेल्स पीएमएस से सफ़र कर रहे हैं, अपने बॉडी और अपने मन के चेंजेस को आप जानिए, और उसके साथ आप एवरी टाइम यू बिकम वेरी मच एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। अगर इसके बारे में आप वर्कअप करते रहेंगे तो इसका इम्प्रूवमेंट आपको 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर मिताली वसावड़ा, जो वसावड़ा इंटरनेशनल वुमेन क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं एट थलतेज अहमदाबाद, शी हैज़ गिवन अस अ प्रेशियस टाइम ऑन दिस संडे। तो हम उनके भी आभारी हैं कि शी हैज़ अग्री टू ज्वाइन ऑन दिस लाइव वीडियो। आई होप कि सब लोग जो हैं वो ये वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। इट विल बी देयर एवरीवेयर ऑन द फेसबुक। तो मैं सभी जो भी लाइव जिन्होंने देखा है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस टू। डॉक्टर मिताली मैडम प्लीज। या नहीं, द थैंक्स इज म्यूचुअल। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। एंड आई थिंक ऐसे टॉपिक्स जिसमें 2 स्पेशलिटीज या 3 स्पेशलिटीज का जॉइंट नॉर्मली कंसल्टेशन होना चाहिए, वो क्योंकि हम बाहर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए आई थिंक सच प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब 2 स्पेशलिटीज के अपने अपने ओपिनियन आते हैं। क्योंकि चाहे हम मेडिकल स्पेशलिटीज में हम बहुत अलग अलग अभी हो गए हैं कि ऑर्थोपेडिक अगर आप हो तो उसमें भी आप हिप करते हो या नी करते हो या व्हाटएवर आप करते हो, ट्रॉमा करते हो, तो हर एक चीज में हमारी स्पेशलिटीज बहुत ही संक्रमित होके रह गई है। पर अल्टीमेटली क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग पूरा आता है और उसको होलिस्टिकली ट्रीट करना ये हमारी जिम्मेदारी है एज डॉक्टर्स इन एवरी स्पेशलिटी। अगेन आई वुड अर्ज विमेन, जो महिलाएं हैं, कि अपने सिम्टम्स को, चाहे वो मेनोपॉज के हो या सादा हेडेक क्यों ना हो, उसको लाइटली मत लीजिए। एक बार डॉक्टर का ओपिनियन डेफिनेटली लीजिए। दूसरी चीज जो महिलाएं हम लोग सब बहुत कॉमनली करते हैं वो ये है कि एक दूसरे को हम घर पे ही ट्रीटमेंट कर देते हैं कि भाई अरे ये है, अरे तू वो ले ले, अरे ऐसा हो रहा है, अरे तू ये कर ले। तो ये जो आपस में ही हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, उससे कभी कभी हम अच्छे आशय से करते हैं कि किसी को मदद हो, पर उससे शायद उसका नुकसान हो जाए। तो ऑलवेज हमारी एडवाइस ये होनी चाहिए कि एक बार भैया आप डॉक्टर को दिखा दो, फिर उनका जो ओपिनियन है उसके मुताबिक आप आगे जा सकते हो। पीएमएस के लिए स्पेशली सारे सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। विटामिन ई है, फोलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीजें लीजिए। कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स है जैसे ब्लैक कोहोश है, प्रिमरोज ऑयल है, तो ये सारी चीजें अगर आप ले सकते हो, ऑफ कोर्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद लीजिएगा, क्योंकि हर अच्छी चीज में भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है। तो अगर ये आपके लिए बनी है कि नहीं, वो भी आपको एक डॉक्टर से बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा। जो चीज आपके लिए काम आती है वो शायद किसी और के लिए ना काम आए। तो रैम्पेंटली इसको यूज मत कीजिए कि हर एक को अपनी दवाई दे दीजिए। इससे सामने वाले का मैक्सिमम फायदा होगा, और अपनी पीड़ाओं को डॉक्टर के पास एटलीस्ट व्यक्त कीजिए ताकि वो बढ़े नहीं। तो यही मेरा सबके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योतिक टू गिव अस द साइकियाट्रिक इनपुट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैटर। सो होपफुली वी विल हैव सच टॉपिक्स। अगर ऑडियंस में किसी के और कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो वो जानना चाहते हैं, सो वी कैन गो अहेड विद दैट। थैंक यू।